न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, न्यूज़ 18 पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और 25 सालों से भी ज़्यादा समय से सराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस त्रासदी से, जिस जल प्रलय से सराज अभी ग्रसित है, क्या कुछ अपडेट्स वहाँ से निकल कर आ रहे हैं? क्या परिस्थितियाँ, क्योंकि हमने देखा कि लगातार आप सराज के दौरे पर हैं और वहाँ की जनता के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। देखिए, एक लंबे अरसे के पश्चात हम सराज विधानसभा क्षेत्र को अपने पांव पर खड़ा होकर के आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, उस पे एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी आपदा जो अभी हाल ही में घटित हुई, इसके कारण हम बहुत मायूस भी हैं, बहुत पीड़ा में भी हैं। पूरा सराज विधानसभा क्षेत्र पीड़ा में है। कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति होगी जहां हम आज से 30 साल पहले कच्चे रास्ते जो बने थे उन पर चलते थे, लेकिन रास्ते तो थे, खच्चर चलते थे उन सड़कों पर, उन रास्तों पर। आज वहाँ सड़कें बनी थी, आज पुल लगे थे, लेकिन तबाही का मंजर इस कदर हुआ कि अब वो रास्ते न पैदल चलने लायक रहे, ना वो खच्चर के चलने लायक रहे, ना गाड़ी के चलने लायक रहे। बुरी तरह से इस कदर तबाही हुई है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जिस आदमी ने अपने घर को बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी हो और उसकी आंखों के सामने वो घर जो है वो ध्वस्त हो जाए, बह करके चला जाए, उसके दिल में किस प्रकार की पीड़ा हो सकती है। और उसी प्रकार की पीड़ा मेरे दिल में भी है कि जिस सराज विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए मैं सारा जीवन लगा दिया, वो हमारी आंखों के सामने बहुत तहस नहस हो गया। बहुत इस सारे दृश्य को देख करके बहुत पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी हौसला है, हिम्मत है। सब लोग, हम लोग बैठे, चर्चा किए और उसके बाद तय किया हम लोगों ने कि अब रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ना है और उठ खड़े होना है और चलना है। सराज विधानसभा क्षेत्र की एक नई यात्रा की शुरुआत करते हुए फिर उस मुकाम पर पहुंचाएंगे, ऐसा निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। सर, इस बीच कितनी मदद राज्य सरकार की तरफ से मिल रही है? क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ तो अनाउंस किया है, पैकेज भी। जिन लोगों के घर चले गए हैं उन्हें 7-7 लाख रुपए, मवेशी इतने हज़ारों की संख्या में पोल्ट्री बर्ड्स चले गए हैं, कुछ मत्स्य पालन से जुड़े लोग थे, उनके व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए हैं। राज्य सरकार से कितनी उम्मीद है? और क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर आके केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करके गए हैं, ऋण के ब्रैकेट को भी थोड़ा और बढ़ाने की मांग की गई है, आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद करना तो ठीक है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम होते नहीं दिख रहे, आते नहीं दिख रहे हैं। और मैंने देखा है कि प्रदेश सरकार की सेंसिटिविटी इस सारे मामले में कितनी है। घटना घटित होने के बाद 9 दिन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और 9 दिन के बाद भी तब पहुंचते हैं जब केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी आते हैं, उस दिन आते हैं। उनको लगा शायद कि अब नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। मैं उस विधानसभा क्षेत्र में 30 तारीख रात को जब ये घटना घटित हुई, उसके बाद 1 तारीख को मैं शाम को मंडी पहुंचा और 2 तारीख से पैदल चला। 20 दिन मैंने कुछ गाड़ी में ज़्यादा सफ़र पैदल किया है, और स्वाभाविक रूप से वो उस तरह का मंजर जब देखने को मिला तो कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। सड़कें तबाह हो गई, लोगों के घर बहुत शानदार ज़िंदगी के साथ वो उस घर में रहते थे बहुत, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा उसकी जगह। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में हालात ये हैं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क जो है, जो
हमारी चैल चौक मंडी चैल चौक जंजैहली जाती है, वो भी अस्थायी रूप में जुड़ी है। वाटर सप्लाई स्कीम जो है 260 में से 240 बह करके चले गई है, नामो निशान नहीं है। अभी बरसात का मौसम है तो इस कारण से पानी जोड़ करके कहीं से भी दिया जा रहा है, लेकिन बरसात के 1 महीने के बाद अभी जो बरसात खत्म होगी तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिजली वो भी टेम्परेरी है, कुछ जगह जोड़ दी। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी तक भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जबकि 25 दिन हो गए। तो इस तरह की एक स्थिति है। प्रदेश सरकार से हम उम्मीद करें तो करें क्या। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का आकलन है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। आईपीएच डिपार्टमेंट का आकलन है कि लगभग 200 के करोड़ उनका जो है डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अभी तक 1 करोड़ दिया गया है। 2 करोड़ आईपीएच डिपार्टमेंट को देने की बात हुई है। और अभी तक जो फौरी राहत 25 दिन बीतने के बावजूद भी पात्र व्यक्तियों को नहीं मिली। अगर मिली है 2,500 मिली है, 5,000 मिली है, ये फौरी राहत के रूप में मिली है। और इस बात के लिए तो मैं पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया। पूरे प्रदेश भर से राशन के अलावा कंबल, किचन का जो यूटेंसिल, जो बर्तन हैं, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक एक चीज़ जो हमको लगता था उन लोगों को हमने पहुंचाने का प्रयत्न किया। अभी अंदाज़ा लगाइए आप, 500 के करीब लोग बेघर हुए हैं जिनका घर ही नहीं रह गया। वो शेल्टर होम में ठहरे हैं, कम्युनिटी सेंटर में ठहरे हैं, रिश्तेदार के घर में ठहरे हैं, स्कूल के भवन में ठहरे हैं। तो इस तरह के हालात थे वहाँ पर। और ऐसी स्थिति में सरकार प्रदेश की क्या मदद करने की स्थिति में, आप कल्पना कर सकते हैं कि 500 करोड़ के आकलन के नुकसान के बाद 1 करोड़ रुपए जारी करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। सर, इस बीच राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का भी एक बयान सामने आया है जिसमें बहुत से राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाहे जयराम ठाकुर जी हों या फिर जितने एमपीज़ हों, उन्हें केंद्र सरकार से मदद लानी चाहिए। इस पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का ये बयान था कि जब सुक्खू यहाँ पहुँचे थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पहुँचे थे, तो वो आपको साथ क्यों नहीं ले गए केंद्रीय मंत्रियों के पास, अगर वो ऐसा मानते हैं तो। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि नुकसान का आकलन तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ज़मीन देना, लोगों को बसाना, उनका पुनर्वास, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस दिशा में आपको लगता है कि राज्य सरकार बढ़ रही है आगे? देखिए, मैं अभी तक देख रहा हूँ कि राज्य सरकार की ओर से सिर्फ इतना ही हुआ कि मुख्यमंत्री एक दिन के दौरे पर गए और उसके बाद दिल्ली आकर के कुछ मंत्रियों से मिले, लेकिन उसके अलावा जो ग्राउंड स्तर पर जो करना था, जो ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी, वो नहीं किए जा रहे हैं। आप एक औपचारिकता पूर्ण करके चले गए। हमने उनको कहा कि राहत का पैकेज घोषित करना चाहिए आपको, जिस प्रकार से आपने 2023 में किया था। हालांकि वो पैसा मिला नहीं लोगों को, लेकिन अभी इस राहत में, इस सारी चीज़ में हम देखें, अभी हिमाचल प्रदेश का जो बारिश के कारण नुकसान हुआ, 1,250 करोड़ का नुकसान का एक आकलन किया है। उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। 42 लोगों की जिंदगी गई, जिसमें से 29 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र के गए। 1,000 के लगभग पशुधन जो है वो बह करके चला गया है। तो उसके बावजूद भी सेंसिटिविटी गवर्नमेंट की आज तक ये है कि भाई अभी तक कुछ किया ही नहीं। आपको हैरानी होगी ये सुन करके, जितनी मशीनें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सरकार की ओर से सड़क को खोलने की लगी हैं, उससे ज़्यादा मशीनें हमने लोगों से अपील करके लगाई हैं, जो अपने खर्चे पर, अपने तेल पर खर्च कर रहे हैं। कुछ जगह हम तेल दे रहे हैं, लेकिन सड़कें खोलने, क्योंकि सेब का सीज़न है, सेब का सीज़न, जो सेब बचे हैं, बहुत सारे बगीचे तो बह करके चले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें लगा कि ये सड़कें खोलना बहुत आवश्यक है। अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करेंगे तो इस सीज़न में हम सड़कें नहीं खोल पाएंगे। 1 साल लगेगा उन सड़कों को खोलने के लिए, नहीं उसके बावजूद भी खुल नहीं पाएंगी जो सड़कें, जो रफ्तार सरकार की है। इसलिए हमने अपने स्तर पर जो प्रयत्न किया है, मैं उन सभी संस्थाओं का, सभी साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने संकट की घड़ी में बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब कि प्रदेश सरकार को
तय करना चाहिए था कि वहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री बैठ करके सारे जो राहत कार्य का जो है उसका संचालन करे, और उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर के फौरी जो निर्णय करने हैं तो निर्णय करना चाहिए था उसमें। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न दिखता नहीं है। आज मुझे हैरानी हो रही है कि 1 महीना होने लगा इस घटना को, आज रेवेन्यू मिनिस्टर गए हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र, संस्थान उठा करके बदल दिए। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज था, जिस कॉलेज के लिए का मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा, जिस कॉलेज में क्लासेस शुरू हुई, कॉलेज की बिल्डिंग का टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, उनने वो टेंडर रोक दिया, 10 करोड़ रुपए दिया तो वो पैसा भी वापस लिया। 206 बीघा ज़मीन दी है कॉलेज को, वो कॉलेज वहाँ पर बढ़ने नहीं दिया। टेम्परेरी अकोमोडेशन जिसमें चला था वहाँ से उसको बदल करके अब दूसरे जगह बदल करके शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसी बहुत विचित्र सी स्थिति वहाँ पर इस प्रकार प्रदेश सरकार का, हमने इस प्रकार का काम आज तक के अपने जीवन में देखा नहीं, जिसमें कोई भी मानवीय दृष्टिकोण ना सरकार के किसी मंत्री का रहा है, ना अधिकारियों का, और मैं कहता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, लेकिन इस बीच अगर प्रदेश की जनता की बात कर ली जाए, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, आप तो खुद मंडी से हैं और नेशनल हाईवे 003 की हमने स्थिति खुद देखी है। ऐसे में प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं NHAI को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रही है कि कटिंग गलत तरीके से हुई है, और यही कारण है कि जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ब्लास्टिंग्स हुई हैं, इस वजह से ज़मीन कमज़ोर हो गई है। ये प्रदेश की जनता का सेंटिमेंट है, उनका ये मानना है। नहीं, देखिए, नेशनल हाईवे NHAI का एक मसला इस प्रकार का पूरा स्टेट भर में जहाँ NHAI का काम चल रहा है वहाँ तो है, वहाँ कुछ जगह इस चीज़ को हमने देखा कि जिस तरह से उनका एटीट्यूड जो है कोऑपरेशन का रहना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, सारी चीज़ को उनको देखना चाहिए। और अब इन सारी चीज़ों को हमने केंद्र में नितिन गडकरी जी के समक्ष रखा है, बहुत प्रभावी ढंग से रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल के सिलसिले में अब वो बहुत सख्ती से कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि कुछ जगह ठेकेदार ऐसा है कि परवाह ही नहीं करते हैं, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करते हैं, किसी का घर जा रहा है तो जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और जहां सड़कों का काम जिस तरह से, जिस गति से होना चाहिए, तेज़ी उसमें आनी चाहिए, लेकिन उसमें उस तरह से है नहीं, मलबा जहां मर्जी चाहे वो वहां फेंक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बातें केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई हैं, और मुझे लगता है कि अब सख्त आदेश हुए हैं और उनके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। सर, हमने कल से लेकर आज तक आपके सोशल मीडिया हैंडल पर भी और कई और जगह मीडिया में भी तस्वीरें देखी जहां बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या विधायक हैं या आप खुद, कई केंद्रीय मंत्रियों से आपने मुलाकात की है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई, वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री जी से आप मिले हैं। ऐसे में हिमाचल की जनता क्या उम्मीद लगाए? क्या कुछ विशेष पैकेज देने का ऐलान या इस तरह की कुछ आश्वासन मिले अभी तक? देखिए, केंद्र सरकार का तो मैं आदरणीय मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की है हिमाचल प्रदेश, और गडकरी जी ने भी विशेष तौर से आपदा के इस दौर में। लेकिन प्रदेश सरकार को जो जमीनी स्तर पर जो काम करने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। हमारी चिंता का विषय ये है, केंद्र सरकार तो हमको मदद कर सकती है, अभी भी 450 करोड़ रुपये अभी हाल ही में जारी किए, 450 करोड़ रुपए जो डिजास्टर की ओर से जो जारी किए गए, वो जमीन पर तो लगे। अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है 2023 के पश्चात। लेकिन सही हकीकत यह है कि पात्र व्यक्तियों तक नहीं राहत पहुंची है, और जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो कार्य होने थे वो कार्य अभी तक भी हुए नहीं है। 2023 का मलबा अभी भी सड़क के दोनों तरफ पड़ा हुआ है, अभी तक उस मलबे को नहीं उठा पाए, तो पैसा गया कहाँ? प्रश्न पैदा तो ये होता है। और मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि हमने इतनी राहत बढ़ा दी, लेकिन राहत मिली किसको ये भी तो पता करिए, कितने लोगों को मिली। अभी मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए थे, 2023 के जो प्रभावित परिवार वहीं लोग खड़े हुए उनके सामने, उन्होंने कहा कि आपकी 2023 की, हमारा जो मकान जब नष्ट हुआ था, मकान बह करके चला गया था, एक किस्त मिली है, उसके बाद बाकी पैसा नहीं मिला है। तो झूठ बोल करके इस प्रकार से सरकार को चलाना
और झूठ बोल करके ही वक्त निकालना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जिम्मेवारी के साथ काम करे, ये बहुत आवश्यक है। केंद्र पूरी मदद कर रहा है और केंद्र की मदद आने वाले समय में भी मिलेगी। कल हम आदरणीय नड्डा जी से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, हम अमित शाह जी से मिले, हम निर्मला सीतारमण जी से मिले और CR पाटिल जी से मिले, 5 मंत्रियों से मिले। मैं पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे और हमारी पार्टी के आग्रह पर, जिसमें डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी आए थे, हमने आग्रह किया कि इस संकट की घड़ी में हिमाचल की पूरी बात को लोगों तक अपने केंद्र के नेतृत्व के समक्ष रखने के लिए सब इकट्ठा होकर के जाएंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का अगुवाई में हम गए और हमने बात रखी और प्रभावी ढंग से बात रखी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो है उसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रश्न एक ही होता है, मदद मिल रही है लेकिन मदद जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंच रही है। ये रास्ते में कहां जा रही है, इस पर प्रश्न है। इन बातों का जवाब तो प्रदेश सरकार को देना है। सर, अगर हम राजनीति को थोड़ा सा अलग रखते हैं और हिमाचल के बारे में सिर्फ सोचें, जब आपका टेन्योर था उस वक्त कोविड था, तो हिमाचल प्रदेश ने वो दौर देखा। कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, 2023 की आपदा से अभी हिमाचल प्रदेश उभरा ही नहीं था कि 2025 में, 2024 में शिमला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 2025 में मंडी विधानसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में और सराज विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश इससे कितना पीछे जा रहा है? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे जा रहे हैं। अगर ये इस प्रकृति का प्रहार इस प्रकार से होता रहा तो हिमाचल के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी आगे बढ़ने की। बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में अच्छी हुई हैं, आगे बढ़ कर के लोग तरक्की की राह पर तेज़ी से चल रहे हैं, पूरा हिमाचल प्रगति कर रहा है। लेकिन इस प्रकार की आपदाएं जब आती हैं तो हम एकदम पीछे चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है अभी की, हम 30 वर्ष पीछे चले गए, 30 वर्ष पीछे चले गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वहाँ अब किस प्रकार से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस चीज़ की शुरुआत करें, इन सारी चीज़ों पर नए सिरे से हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हिमाचल आगे बढ़ेगा, इस भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोगों को मेहनत करना है और हिमाचल आगे बढ़े, ये हम सबका एक प्रयत्न होना चाहिए। सर, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, वो है रोपवे का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति और देव परंपराओं का कितना बड़ा एक प्रचलन है, ये हम सब जानते हैं। जब मैं ये सवाल कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात को मानेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हम देवी देवताओं से पूछ कर ही कुछ बड़े काम होते हैं तो वहाँ पर किए जाते हैं, ये प्रथा है। ऐसे में रोपवे को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों में है सर, और कहीं भी इसका जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन चाहे अगर हम अवैध कटान की बात करें, उसको भी लोग रोपवे से जोड़कर देख रहे हैं। जो लकड़ियां बहकर आई, चाहे सराज विधानसभा क्षेत्र से आई, पिछले 2023 में भी देखा, 2024 में भी देखा, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है लोगों के जहन में जिसको लेकर नाराजगी है। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी इसको लेकर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रगति होना बहुत आवश्यक है। प्रगति के लिए हमको ये नहीं है कि हमको प्रकृति को नष्ट करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। सामंजस्य बना करके ही चलना पड़ेगा, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। और देव आस्था के प्रति हमारी भी श्रद्धा है, वो श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको विकास के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ने के रास्ते निकालने होंगे। और ख़ास तौर से अगर रोपवे की अगर बात आती है तो रोपवे के विषय में बाकी जगह कहीं भी कोई इशू नहीं आया विशेष तौर से जिसमें विरोध की बात हो, जिसके कारण जो प्रकृति को नुकसान, हालांकि रोपवे से नुकसान कम होता है प्रकृति को, नेचर को, जबकि रोड की कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होता है। और ऐसी सूरत में मैं यही कहूँगा कि जहाँ देव आस्था का विषय है उसके प्रति हमारा भी सम्मान है, रास्ता निकालना चाहिए मिलकर के, बैठ कर के। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति वो प्रकृति है, हमारा नेचर है हिमाचल प्रदेश का, उसको नुकसान पहुंचा करके हम प्रगति करना चाहें तो वो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है।
सर, इससे इतर भी कुछ सवाल हैं, जैसे विमल नेगी की मौत के मामले में अभी देसराज जी को दोबारा बहाल कर दिया गया, उनके निलंबन को हटाकर उन्हें चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात कर दिया गया है। एक सवाल ये है, लेकिन सवाल इसके साथ सीबीआई की जांच पर भी उठ रहा है कि 2 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक किसी तरह की कोई चार्जशीट या कुछ उस तरह से उनकी तरफ से भी पेश नहीं किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि इस जांच के बहुत सारे तथ्य हैं इसमें, जहां बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक देशराज के वो निलंबन को अब रद्द करना और उसके बाद फिर नए सिरे से अब उनको अपॉइंटमेंट देना, काम देना, एक प्रक्रिया होती है। 3 महीने के बाद जो है सस्पेंशन रिवोक कर दी जाती है, लेकिन ये विशेष तौर से अलग तरह का मामला है। यहाँ गवर्नमेंट को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए था कि हम आरोप बहुत गंभीर है और गंभीर आरोप को ध्यान में रखते हुए अभी उनको अवॉइड करना चाहिए था। और उसी तरह से जैसे शिमला के एसपी को फिर उसी पद पर लगा दिया जिस एसपी ने खुलेआम दखल दिया है सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा परिवार वालों का कहना है, ऐसा एक जनमानस है जिस पर है, तो उनको फिर से वहाँ पर लगाना, ये जिद की बात मुझे लगता कि ये उचित नहीं है। और ख़ास तौर से जिस मामले में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें आदमी की हत्या का या आत्महत्या का ही विषय नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं, उस सारे मामले को लेकर के अभी मुझे लगता कि इन सारी चीज़ों पर परहेज करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो ठीक दिशा में चल रही होगी, और ठीक दिशा में जब चल करके एक मुकाम पर पहुंचेगी तो परिवार को भी न्याय मिलेगा और समाज को भी ठीक तरह से जो है उसकी जानकारी हासिल होगी। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से ही रहता है। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी में कई गुट हैं, एक राजीव बिंदल गुट है, एक जयराम ठाकुर गुट है, एक अनुराग गुट है, एक नड्डा गुट है, इस तरह के कई आरोप। लेकिन बीते कल जो तस्वीर हमने देखी, सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए, हिमाचल प्रदेश के हित के लिए मुलाकातें हुई। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि हिमाचल बीजेपी में ऑल इज वेल? देखिए, कल आपने अगर जो देखा है, सारे सांसद लोकसभा के, राज्यसभा के, वो विधायक जिनके विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ है, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सब एकजुट होकर के हिमाचल की आवाज़ बन करके केंद्र सरकार के समक्ष गए हैं बात करने के लिए। पार्टी का हमारा यही गुट है, एकजुट है, एक गुट है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात कहें तो वहाँ तो कई गुट हैं, ना मंच पर इकट्ठा होते हैं, न इकट्ठा हो करके जाते हैं, न इकट्ठा हो करके बैठते हैं, न इकट्ठा हो करके बात करते हैं, ना ही इकट्ठा हो करके काम करते हैं। तो इसलिए उनके बारे में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो चल रहा है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। सर, एक आखिरी संदेश इस कठिन घड़ी में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, खासतौर पर सराज की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सराज विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए मेरा यही संदेश है। जीवन में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं, जब वक्त अच्छा भी होता है और अच्छे के बाद बुरा भी होता है, और ऐसे में हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और निश्चित रूप से सराज विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, उनका स्नेह और उनका प्यार जिस प्रकार से मिला, और उसके चलते मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे को सींचा था, और वही ताकत के साथ में आने वाले समय में मैं इस त्रासदी के बाद फिर जुट जाऊंगा, ताकि जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ इस आपदा के कारण, उसकी भरपाई कर सकूं। मेरे लिए मेरा सराज मेरा परिवार है, और परिवार के सदस्यों के साथ जिस तरह से मैं दुख सुख में शामिल अभी भी हुआ, हमेशा आगे भी होता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर और हिमाचल प्रदेश में आए जल प्रलय पर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर खुलकर अपनी बात रखी। और वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए जासमिन शर्मा।